में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में 2 नागरिकों की मौत। राहुल गांधी ने राज्य को ठहराया जिम्मेदार। जेल में आनंद गिरी की हत्या की आशंका, वकील ने की सुरक्षा की मांग। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद भारत में नार्को टेररिज्म शुरू। 5 अफगान आतंकियों के घुसने का अलर्ट जारी। सोनीपत के स्कूल की छत गिरने से 25 बच्चे घायल। सामुदायिक अस्पताल में कराए गए भर्ती। महाराष्ट्र में 15 साल के नाबालिग से 29 लोगों ने किया बलात्कार। अब तक 26 की हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 92वीं व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवेद्य नाथ की 7वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित उन्होंने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी धार्मिक संस्थाओं से आह्वान किया कि वे गोरक्षा, संस्कृत व संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने भारत और भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए हर भारतीय को तैयार रहने का संदेश भी दिया। वहीं बुलंदशहर में आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सदर विधायिका भी मौजूद रहीं। इस दौरान योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित किए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर 10वें स्थान पर आता है, जहां आयुष्मान योजना का सबसे ज्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जाता है। 20,600 लोग अभी तक इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके, इसलिए 10 अक्टूबर तक शहर में अलग अलग स्थानों पर 1200 कैंप लगाए जाएंगे, जहां जाकर छूटे हुए परिवार जो योजना के पात्र हैं वे सभी आयुष्मान कार्ड अपना बनवा सकते हैं। 23 सितंबर 2018 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका योजना का शुभारंभ किया था। आज तक 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। एक विशेष अभियान हमारे यहाँ 16 तारीख से 30 सितंबर तक चल रहा है, जिसमें हम जो है आयुष्मान 2 करके घर घर अभियान चला रहे हैं, जिसमें कि जो छूटे हुए घर हैं, पात्र घर हैं, उनमें कम से कम एक कार्ड पहुँचाने का प्लान है। एक कार्ड कम से कम उनका बन जाए। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम अस्पताल में आए, सबको उनके कार्ड बांट दिए गए हैं। जो भी सुविधाएं हो उनको सब दी जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर उन्होंने उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री जिले के मधुबेनिया स्थित प्राथमिक विद्यालय भी गए, जहां वृक्षारोपण के उपरांत केंद्र सरकार के पोषण अभियान के तहत स्कूली बच्चों के टिफिन शेयरिंग कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री ने टिफिन शेयरिंग के कार्यक्रम में बच्चों के साथ बातचीत की और खुद भोजन भी किया। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यालय पर आयोजित विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा में उमड़ी भारी भीड़ का अभिवादन करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिले के केंद्रीय विद्यालय का भवन 5 एकड़ की भूमि पर 20 करोड़ की लागत से बना है। केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, राज्य शासन की 5 एकड़ जमीन उपलब्धि के उपरांत 20 करोड़ रुपया खर्चा करके 1 से 12वीं तक आज तो एक सेक्शन खुली है। आज एक सेक्शन खुली है। आने वाले दिनों में 3 सेक्शन खुलने की कैपेसिटी के साथ ये विद्यालय का। बलिया से प्रधान संघ के प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने यूपी सरकार से गुहार लगाई है। अधिकारी कार्यालय के सामने नारेबाजी करने वाले लोगों की कई मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर वो गुहार लगा रहे हैं। लोगों की मांग है कि उनके गांव को गणराज्य और सरकार का दर्जा मिले और ताकि उनके गांव में सही तरीके से विकास हो सके। और लोगों ने चेतावनी भी इस मौके पर जारी की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 2022 में आने वाले चुनाव में खुलकर विरोध किया जाएगा। भारतीय प्रधान संगठन
जो गांव, जो सरकार की और गांव की रीढ़ की हड्डी है, उसे कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उस अधिकार को लेकर के जब संविधान ने हमें व्यवस्था दी है, उसे लागू करा दो, उस व्यवस्था को दे दो, गांव की सरकार का दर्जा दे दो। बस यही मांग को लेकर के पूरे 75 जिले से ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा जाए। वहीं आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के युवा संगठन लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें सत्ता में लाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही जन जन के मुद्दों को उठाती हुई आई है। इसी कड़ी में आज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे की हम रणनीति भी तय करने वाले हैं। बात रही, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है और समाजवादी पार्टी की नीतियां रीतियों में कोई अंतर नहीं कभी। लेकिन धरातल पे वो काम दिख नहीं रहा है भाई साहब। क्यों नहीं दिख रहा है? समाजवादी पार्टी विपक्ष में पूरी तरीके से हर मुद्दे का विरोध कर रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी विपक्ष में मेन दल है। हाँ, हर तरीके, हर मुद्दे का, ज्वलंत मुद्दे का विरोध कर रही है। चाहे देश की कोई जन विरोधी नीतियों की बात रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार की। ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुखर होकर बात कर रहा हूँ, कौन दूसरा नेता कर रहा है? बहन जी तो आप बात कर रहे हो तो कभी दिखते भी नहीं है। और मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूँ। आपने पूरे हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, इस देश के आप निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की कोई नेता देश में मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है तो उनका नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुपड़ा साफ हो चुका है। 400 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलने जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अब कभी नहीं आएगी सत्ता में। जनता ने बहुत दुख दर्द झेले हैं, इतना दुख दर्द झेला है, उन्होंने अपनों को, बहुतों को खो दिया है। जनता के दिल से पूछिए। 400 सीट का आपका आधार क्या है? अखिलेश जी भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं 403 सीट। 400 सीट मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को 400 सीटें मिलेंगी और प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 में बनाने जा रही है। आज मैं फिर कह रहा हूं दोबारा, आज बेरोजगारी से त्राही त्राही माम है। आप देखिए, रात भर किसान खेतों में रखवाली कर रहा है अपने खेतों, किस तरीके से, किस संघर्ष से फसल उगाता है। आज उसके दुख दर्द से पूछिए। जिस जगह पे, जिस रोड से चले जाइए, जानवर के बैठे हुए हैं, तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। ये कौन सा समय ला दिया? गाय माता को भी परेशान कर दिया। गाय माता भी नहीं छोड़ेंगी, उन्होंने भी दे दिया श्राप। ना तो मोदी को और योगी को, दोनों को श्राप दिया है। तो आजमगढ़ में सपा लोहिया वाहिनी अध्यक्ष का नगर आगमन हुआ है, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर दिया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में सिद्धार्थनगर को एक और सौगात मिल गई है। अभी तक केंद्रीय विद्यालय किराए के भवन में संचालित हो रहा था, लेकिन अब जिले में केंद्रीय विद्यालय अपने भवन में संचालित होने के लिए तैयार है। जिले में शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की ओर से संचालित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ओर से किया गया। उद्घाटन के फलस्वरूप मधुबेनिया स्थित प्राथमिक विद्यालय में वृक्षारोपण भी किया गया। केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन से जिले को एक नई शिक्षा का आयाम मिला है। कार्यक्रम के बाद बेसिक शिक्षा के प्रांगण में जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत सरकार के प्रयास और उत्तर प्रदेश की मेहनत से आज जिले को केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिली है। वहीं प्रदेश सरकार में बढ़ रहे अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए हर तरीके से पैतृ सरकार ने आजमाना शुरू कर दिया है। आजमगढ़ में भी प्रदेश के सभी पुलिस विभाग के अफसरों को नियंत्रण पर रोक लगाने के साथ साथ विभागीय कर्मचारियों को हर संभव व्यवस्था उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। जिले के सभी पुलिस चौकियों को व्यवस्थित किया गया है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने शहर कोतवाली के सिविल लाइन्स में जर्जर पड़े पुलिस चौकी का निर्माण कराकर फिर से फीता काटकर उसका उद्घाटन किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने यह भी बताया कि इसके निर्माण होने से विभागीय पुलिस कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। जो हमारी रहने वाली चौकियां हैं
जहाँ पर हमारे कर्मचारी निवास करते हैं, और मुख्य जो शहर की चौकियाँ हैं उनके रिनोवेशन का काम चल रहा है। उसी के क्रम में ये सिविल लाइन चौकी का रिनोवेशन यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनके द्वारा कराया गया है। उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, और धन्यवाद मैं अपने जो हमारे चौकी इंचार्ज साहब हैं और कर्मचारी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी देखरेख में इस चौकी का रिनोवेशन कराया है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से रह सकें और बेहतर सेवा कर सकें। खबर औरैया से है, जहां जनपद में सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर ब्लॉक में प्रधानमंत्री मेले का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर पहुंचे हुए थे। कृषि राज्य मंत्री ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। वहीं प्रदेश में 4.5 साल सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आने वाले 2022 के चुनाव में नए विकास कार्यों को लेकर मैनिफेस्टो बनाते हुए दोबारा सरकार बनाने की बात भी कही। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और सरकार की ओर से जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है, वहाँ पर आम पब्लिक को, आम जनता में इस बात का संदेश जाना चाहिए कि मोदी जी ने अपने जीवन में जन्म से लेकर और आज तक जो उन्होंने किया है, मतलब हर दृष्टिकोण को अपने ध्यान में रखते हुए भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने किया है, बचपन से लेकर जो मिशन उन्होंने तय किया है, उस मिशन के तहत यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में इस बात को धारण कर ले कि हम इस प्रकार का त्याग के साथ काम करेंगे, अपने निजी स्वार्थ को छोड़ के इस कार्य में, राष्ट्र सेवा में। औरैया में निजी अस्पताल में महिला की मौत से हंगामा शुरू हो गया। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहा था। हंगामा करने वाले परिजनों की मांग है कि अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाम को ऐसा था, हमारी बहू मतलब भतीजे की घर से, भतीज बहू, बाकी रात को तबीयत खराब भाई, शाम को 7 बजे हमने हॉस्पिटल में भर्ती करो, और भर्ती करने के बाद लगभग 3:15 बजे की तबीयत बाकी बिगड़ी थोड़ी, तो डॉक्टर को जगह दिखाओ, 2 इंजेक्शन लगाए डॉक्टर ने, और इंजेक्शन लगाने के बाद 20 मिनट बाद डॉक्टर ने जब देख कर जाकर हम बोले आए ऑक्सीजन सिलेंडर, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के बहाने ये तीनों लोग भाजी। जब हम लोगों ने देखो जाए वहाँ दें कब मरी खत्म हो चुकी है, और फिर जब डॉक्टर को ढूंढो तो पता लगो वहाँ कोई डॉक्टर ही नहीं, ना डॉक्टर ना कंपाउंडर, सब भाजी 4 बजे रात। यहाँ एरवा कटरा थाने के सामने एक अस्पताल संचालित था, एरवा जो चौराहा पड़ता है उस जगह पे, तो मैं वहाँ पर पहुँचा था। कल रात में एक महिला मरीज थी, उसको वहाँ पर एडमिट किया गया, और उसके बाद में सुबह 4 बजे आज 23 तारीख को उसकी डेथ हो गई। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर कोई भी स्टाफ नहीं हमें वहाँ मिला, ना कोई डॉक्टर मिला। वहाँ पर एक बैनर टंगा हुआ था फ्लैक्स टाइप का, उस पर 4 डॉक्टरों के नाम लिखे हुए थे, और पहले कभी ये अस्पताल देखा भी नहीं गया। जब वहाँ क्षेत्रीय लोगों से पूछा गया तो बोले 2 दिन पहले ही ये बैनर टंगा है और ये अस्पताल इन्होंने खोला है। तो उसमें जब अंदर गया तो मैंने देखा जाके कि अस्पताल चलाने हेतु जो भी सामग्री होती है वो सब पूरी रखी हुई थी वहाँ पर, बट वहाँ पर किसी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं मिला, ना कोई स्टाफ मिला। वहीं मुरादाबाद में एक बार फिर गौवंश के अवशेष मंडी परिसर में बरामद किए गए हैं, जिससे नाराज हिंदू संगठनों ने इकट्ठा होकर सब्जी मंडी गेट को ही बंद कर दिया और पुलिस के खिलाफ जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस चौकी के पीछे ही गौवंश का कटान किया गया, जिससे हिंदू संगठन और भी ज्यादा नाराज है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर मंडी समिति चौकी को ही सस्पेंड करने की मांग पर वो अड़ गए हैं। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर सभी को शांत कराया और विरोध प्रदर्शन को समाप्त कर आगे की कार्रवाई शुरू की। मेरे पास फ़ोन आया कि मंडी समिति परिसर में फिर गौवंश हत्या हुई है, जिसके अवशेष मिले। आपको ध्यान होगा पिछले 15 दिन पहले भी एक बार मंडी समिति में गाय काटी गई थी, उसके कुछ अवशेष पड़े हुए थे, पर यहाँ पर एक गाय के अवशेष जो है वो कट्टे में पैक है और एक गाय पूरी पड़ी हुई। पिछली बार सिर और पैर थे, ऐसा कोई काटता हुआ व्यक्ति ऐसा है किसी की नज़र पड़ने के बाद वो व्यक्ति उस गाय को छोड़कर गया। पुलिस प्रशासन यहाँ पर भारी बल के साथ मौजूद है। आज भी पुलिस वालों को यही कहना है
कि हम मामले की जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे। पिछले वाले मामले में मैंने रोज़ विवेचक जी से, CO मैम से, इंस्पेक्टर साहब से सब जानकारी ली थी कि इसमें क्या कार्रवाई हो रही है, पर इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जो थोड़े आक्रोशित थे उनसे बातचीत की गई है और इस पुलिस का भी इसमें जल्द से जल्द जितने भी इसमें दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त से सख्त सजा दिलाई। वहीं मिर्जापुर में भी रहकर नगरीय सुविधा से वंचित वार्ड नंबर 11 चंद्रदीपा इलाके के लोगों ने विकास के नाम पर राजनीति करने वालों को आईना दिखाया है। दरअसल जल निकासी के अभाव में गंदे पानी का अंबार चारों तरफ देखने को मिल रहा है। गंदगी और बीमारी से त्रस्त नागरिकों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। बैनर के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर स्थानीय नागरिकों ने भी अपने मिशन में उन्हें शामिल किया गया। करीब 10 साल से समस्या झेल रहे नागरिक समस्या के समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं। जल निकासी न होने के चलते लोग शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर है। करीब 10 साल से पानी की निकासी के लिए और सड़क सही कराने के लिए जनप्रतिनिधियों से यहाँ के लोग गुहार लगा रहे हैं। कहानी बा कि हमारे घर में शौचालय बना है पूरे गांव में और हमारे लोग के निकाल पानी का कहीं भी नहीं। और हमार बहू बेटी जा रही हैं वहाँ खुले में, लड़का बीमार हो जाते हैं, नई में पानी चली जाती है घरे में। घर घर हम लोग के यही परेशानी बा, जे हमारे लोग के सुविधा दे वही के वोट मिले, नहीं तो कोई के वोट न दिया जाए। समस्या है कि यहाँ नाली नहीं खरंजा आज 10 साल से बन नहीं रहा है। न संसद सुनते हैं, न विधायक सुनते हैं, न हमारे चेयरमैन साहब सुनते हैं। हम लोग ऐसे नाली में आने और जाने पड़ता है गंदगी में। और बरसात होती है तो पूरा बहने लगता है, पानी घर में चला जाता है। शौचालय क्या दिक्कत है, कह रहे हैं शौचालय यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, शौचालय तो बना है लेकिन जब उसका सेवन नहीं बैठा हुआ है तो हम लोग करें कहाँ? पानी तो गाँव में जाएगा न बैठ करके। कितने लोगों की परेशानी, कितने लोग होंगे? अरे यहाँ से कम से कम 700-800 मनैया हैं हम लोग। हमारा ये कहना है, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, गंदे पानी का निकाल यहाँ पर वार्ड नंबर 11 चंदीपा में नहीं है और इसका पानी निकाला जाता है नदी में। अभी तक 10 साल से ये समस्या होती चली आ रही है। शौचालय घर में बना हुआ है और इसके कारण सभी महिला, सभी यहाँ के मोहल्ले वासी जो है कि रोड पर उतर आए हैं कि यहाँ भी गली है जिस नाम से वार्ड बना है, इस मोहल्ले का नाम है चंदीपा, यहाँ पे क्यों नहीं विकास हुआ है? और हम बहन बेटी खुले में जाना पड़ रहा है, ये मजबूरी का सामना है। क्यों ऐसा हो रहा है? काम नहीं होगा तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग सभी मोहल्ले वासी वोट का आने वाला विधानसभा में बहिष्कार करेंगे। किसकी जिम्मेदारी मानते हैं काम नहीं हो? विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, जो भी हो, ये सरकार भाजपा का है, ठीक है, और यहाँ की समस्या के जो दूर करेगा वही यहाँ का वोट प्रथम पाया जाएगा। वहीं हमीरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पुलिस ने 4 अंतर जनपदीय बाइक चोरों को अवैध असलहों और चोरी की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 2,46,000 रुपए व 2 मोटरसाइकिल सहित अवैध असलहे के साथ बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरी घटना का खुलासा किया है। देखिए, ये घटना जो है कस्बा सुमेरपुर और थाना अंतर्गत सुमेरपुर की है। इसमें शीतल प्रसाद जिनके सुविधा केंद्र की दुकान है और ये रात्रि में 9 बजे करीब अपने घर को जा रहे थे। इनके साथ इनका साथी जा रहा था जो जिसने घटना की मुखबिरी कराई थी। 4 युवकों ने जो है मारपीट की और इनको जो है बुझाए रखा और उसी बीच में कोई इनके जो है जिसमें 2,81,000 रुपये और लैपटॉप, चार्जर, ATM कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और दुकान की चाबी वगैरह थी वो लेकर के वो चले गए। और मुखबिर की सूचना पर इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी शेष है। इसमें 2,81,000 रुपये जो गए थे उसमें से 2,40,000 रुपये की बरामदगी कर ली गई है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।